हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज फ्रेंड्स हम लोग जीन पियाजे जी के बारे में जानेंगे, यानी कि जीन पियाजे का सिद्धांत। इनका देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीन पियाजे जी का जन्म कब हुआ था। तो जीन पियाजे जी का जन्म 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब बात की जाए कि देखिए पियाजे जी ने अपना पूरा जीवन मानव विकास के अध्ययन में समर्पित किया। इन्होंने देखिए अपने पूरे संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया। और देखिए आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। और आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितने शोध एवं अध्ययन किए गए हैं, उनमें सबसे अधिक विस्तृत, वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन पियाजे जी ने किया है। और यही वजह है कि पियाजे जी को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने देखिए क्या क्या, इन्होंने ज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं बल्कि इसका संबंध मानव बुद्धि से है, जो ज्ञान को व्यवस्थित और संगठित करती है। तो ये चीज़ हो गई। देखिए अब बात कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने देखिए बात की कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे, और स्विट्जरलैंड के तो निवासी थे, लेकिन और क्या थे? यानी जीन पियाजे जी और क्या थे? तो चिकित्सक थे। और जो इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, देखिए इसमें संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। अब देखिए पियाजे जी ने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, जिसमें देखिए इनको बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इनकी बहुत ही आलोचनाएं हुई थी, लेकिन ये रुके नहीं थे, ये प्रयोग करते रहे थे। और देखिए इस अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि जो ये अवस्था है इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले समझते हैं, देखिए पियाजे जी का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं? तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। और पियाजे जी के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। और देखिए कि पियाजे जी के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग वयस्क यानी एडल्ट के प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वालिटी यानी क्वांटिटी यानी कि मात्रा में। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। अब देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, निवासी कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। अब देखिए संज्ञान, यह व्यक्ति का वह स्थायी ज्ञान है जिसकी वह वातावरण यानी बाह्य जगत, उद्दीपक जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो संज्ञान की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का आरंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि जो विकास का प्रारंभ होता है
वो तो गर्भावस्था से होता है, लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें शिशुअवस्था से शुरू होकर और जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से जैसे एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए संवेदी पेशी अवस्था आई और आपको इंद्रिय जनित गामक अवस्था पता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर इंद्रिय जनित गामक अवस्था आई और संवेदी पेशी अवस्था में आप कंफ्यूज हैं, देखिए हिंदी में आप नाम ना याद करके आप इंग्लिश में याद कर ले, क्योंकि भले ये अवस्था आ जाए, भले ये अवस्था आ जाए, लेकिन इंग्लिश में तो इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज ही होगा। तो आप जब इंग्लिश में इसको याद करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेंसरी मोटर स्टेज पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या आप सेंसरी मोटर स्टेज बोल लें। ये कब से कब तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी हो जाती है 2 से 7 वर्ष हो जाती है, ठीक है ना। इसे प्रीटेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद जो आपकी 4 यानी चौथी अवस्था है, तो वो आपकी हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। अब देख लेते हैं सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि 0 से 2 वर्ष है, इसको देख लेते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शिशु होता है वो अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, छोटा बच्चा होता है तो कैसे ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे कोई चीज़ उसको स्पर्श कराई जाती है, या मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, 0 से 2 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, जब उसको कोई चीज़ खिलाई जाती है तो वो क्या करता है, वो स्वाद के माध्यम से समझ लेता है कि ये चीज़ ये है, इसका स्वाद ऐसा है। और देखिए, स्पर्श से यानी क्या करता है कि जब कोई चीज़ स्पर्श हो जाती है, मान लीजिए उसका हाथ किसी हल्का सा गर्म कोई चीज़ है उसमें लग जाती है, हल्की सी ठंडी कोई चीज़ है या ठंडी है उसमें कोई चीज़ यानी हाथ उसका टच हो जाता है, तो वो समझ जाता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो 0 से 2 वर्ष की स्टेज है। कौन सी स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज है। और इसमें देख लेते हैं, इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना और शब्दों को बोलना सीख जाता है। अब क्या करता है, अपने हाथों को चला लेता है और शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को वो बोल लेता है ना, जैसे पापा, मम्मी, इस तरह से छोटे छोटे वर्डों को वो बोल लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो मिला के पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता है। और देख लेते हैं इसमें कि छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, जैसा कि अभी बताया कि वो छोटे छोटे शब्दों को तो बोलने लगता है। जैसे उसे भूख लगी है तो वो ये नहीं कहेगा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, इस तरह से नहीं बोलेगा, लेकिन भूख इस तरीके से तो बोलेगा। प्यास लगी है तो पानी, है ना, या खाना, या मम्मी, या पापा, इस तरीके से बच्चा बोल लेता है। उसके बाद देखिए, परिचितों का मुस्कान से स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो उसके जान पहचान के लोग होते हैं, जैसे उसके मम्मी पापा उसके घर में जो रह रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों को जानता है, तो क्या करेगा, जब उससे कोई बात करेगा तो वो हंसेगा, मुस्कुराएगा। लेकिन जब कोई अनजान आ जाता है तो क्या होता है, बच्चा ऐसा लगता है कि वो डर रहा है, तो ऐसे कहते नहीं कि देखो भाई बच्चा डर रहा है, हम नए हैं इसलिए जो है ये डर रहा है, कभी देखा नहीं है, पहली बार देखा है तो डर रहा है। तो बच्चा ऐसा रिएक्ट करता है इस अवस्था में। किस अवस्था में, तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था में करता है।
उसके बाद है, इस अवस्था के बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। वह छुपाई गई वस्तुओं को खोजने का भी प्रयास करता है। अब देखिए, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके सामने जैसे उनके पापा हैं और बाइक की चाबी उन्होंने कहीं पे टांग दी, और उसके बाद यानी मान लीजिए कहीं हैंगर में टांग दी, अलमारी में रख दिया, तकिए के नीचे रख दी, अब वो भूल गए और वो बच्चा वहां पे था जब उन्होंने रखी थी, तो वो क्या करेगा, वो तो भूल गए, अब वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रही, लेकिन उस बच्चे को याद है कि कहाँ पे ये चीज रखी गई थी, वो जाके तुरंत वहां से वो चीज निकाल लाएगा। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो छुपाई गई वस्तु होती है उसमें जो खोजने का वो प्रयास करता है और वो खोज भी लेता है। और ऐसे आप उसका कोई खिलौना है आप छिपा दीजिए तो वो क्या करेगा, वो अपनी चीज को ढूंढ ही लेगा। ये तो हो गई आपकी संवेदीगामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था। आप लोग याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी है, तो संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक होती है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब देख लेते हैं, इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क में रहकर व खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब इस अवस्था में क्या होता है, 0 से यानी 2 से 7 वर्ष में क्या होता है कि बच्चा दूसरों के संपर्क में और खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। बच्चा दूसरों के संपर्क में जाने लगा ना, और 6 ईयर पे उसका एडमिशन भी हो जाता है, और यहाँ पे 2 to 7 एज बताई गई है। तो जो 2 to 7 एज है, क्योंकि 6 ईयर में उसका एडमिशन हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसके दोस्त भी बनते हैं, वो दोस्त भी बना लेता है, नए लोगों से मिलता भी है, तो वो क्या करता है, दूसरों से संपर्क स्थापित कर लेता है और इसके द्वारा वो सीखता है, यानी बच्चा सीखता है। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंग की पहचान करना, हल्का भारी बताना इत्यादि सीख जाता है। अब बच्चा क्या करता है, अब बच्चा देखिए अक्षर लिखना सीख जाता है और गिनती गिनता भी है, गिनती भी गिन लेता है, रंग की भी पहचान कर लेता है। आप उसे कोई भी रंग दिखाएं तो वो पहचान लेगा कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये पिंक है, वो पहचान लेगा। और जो हल्का भारी बताना, ये भी वो सीख लेता है। और इसके बाद है माता पिता की आज्ञा मानना। इस एज में बच्चे क्या करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं और अपना नाम भी बता लेते हैं और छोटे कार्यों में भाग भी लेते हैं। यानी किस स्टेज में, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जैसे छोटे कोई काम होते हैं, जैसे मम्मी के साथ किचन में चले गए तो वहाँ पे उनको छोटे छोटे मतलब कोई भी चीज़ है तो अपने छोटे छोटे हाथों से क्या करते हैं, वो बर्तनों को उठा के देने लगते हैं, या मम्मी को देखते हैं कि इस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, वो वैसे ही करने लगते हैं, तो वो छोटी छोटी हेल्प भी कराने लगते हैं। उसके बाद देखिए, इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है और बालक यह समझता है कि इन वस्तुओं में गतिशीलता पाई जाती है, वे वस्तुएं सजीव होती हैं, बच्चे सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाते। यानी देखिए इस एज में क्या होता है कि जैसे पंखा चल रहा है तो वो क्या समझेगा, ये चल रहा है, मतलब है तो निर्जीव लेकिन वो चल रहा है, तो समझेगा ये सजीव है। जैसे टीवी चल रही है तो वो समझेगा कि ये सजीव है, यानी कि जो सजीव यानी कि निर्जीव वस्तुओं को बच्चा सजीव समझने लगता है। फिर उसके बाद है बालक जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर लेता है, लेकिन इसके पीछे के नियमों को नहीं जान पाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, क्या होता है कि इसमें देखिए बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग तो कर लेता है, लेकिन इसके पीछे के नियमों को नहीं जान पाता। यानी कि देखिए जैसे क्या नहीं समझ पाता है, जैसे उसको बताया जाएगा कि 5 + 6 बराबर 11 होते हैं, तो वो आप पलटावी का नियम नहीं समझ पाता है। यानी कि अब अगर उससे आप पूछ लेंगे कि 6 + 5 कितने होते हैं, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे आप पलटावी का नियम नहीं आता है। तो किस स्टेज में होता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये होता है। उसके बाद इसमें और क्या क्या होता है, जैसे जीववाद। पहले ये समझ लेते हैं होता क्या है कि जब बच्चा
क्या होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, वही चीज़ जो अभी हमने बताई कि जैसे पंखा चल रहा है तो बच्चा उसको समझता है कि वो सजीव है, जबकि वो निर्जीव है। टीवी चल रही है, उसको समझेगा वो सजीव है, लेकिन वो निर्जीव है, तो वो जीवाद होता है। फिर इसमें देखिए अहम केंद्रित एक होता है, तो अहम केंद्रित को समझ लेते हैं कि अहम केंद्रित होता क्या है। अहम केंद्रित, तो इसमें देखिए जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक ही कर रहा है, यानी कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, इस एज में ये भी होता है। और आपलटावी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 और 6 11 होते हैं, लेकिन 6 और 5 कितने होते हैं वो नहीं बता पाएगा। इसमें और क्या होता है देखिए, मुद्रा, संप्रतीय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे अब आप मान लीजिए आपने क्या किया, 2 ग्लास लिए, एक में एक बड़ा ग्लास है और एक छोटा ग्लास है। बड़े ग्लास में भी आपने उतना ही मिल्क लिया और छोटे ग्लास में भी आपने उतना ही मिल्क लिया, लेकिन अब इस एज के बच्चों को ये नहीं पता होगा। उनको ये चीज़ है कि जो बड़ा ग्लास है उसी में मिल्क ज़्यादा है, वो उसी की तरफ हाथ बढ़ाएगा, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है। अब लोहा तो 1 किलो थोड़ा सा होगा और रुई ज़्यादा होगी, तो बच्चा क्या करेगा, वो किसको ज़्यादा बताएगा, वो बताएगा रुई को ज़्यादा, ना कि लोहे को, जबकि दोनों बराबर हैं। इस तरह से उसमें क्या होता है, वो चीज़ों में यानी कि उसके भार में नहीं बता पाता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। उसको जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है वही उसको ज़्यादा लग रही है। और देखिए केंद्रीकरण होता है, तो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो केंद्रीयकरण कहते हैं। इसमें देखिए जैसे केंद्रीकरण, अब एक समय में एक वस्तु पर केवल विशेषता यानी ध्यान देना। अब उसने क्या किया, मान लीजिए कि घर में कुत्ता पला हुआ है, तो उसने देखा कि कुत्ता है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें हैं, भौं भौं करता है, तो मतलब ये कुत्ता है। अब उसने देखिए, अब इसको ये समझ आ गया कि ऐसा जो भी होगा, जितने भी होंगे, तो वो कुत्ता ही होगा। लेकिन उसके बाद उसकी नज़र किस पे पड़ती है, बिल्ली पे पड़ जाती है, तो उसके भी 4 पैर हैं, पूंछ है, 2 आंखें हैं, लेकिन वो क्या करती है, वो म्याऊ म्याऊ करती है। अब वो समझ गया कि है तो उसके भी 4 पैर और है तो उसके भी 2 आंखें, एक पूंछ है, लेकिन ये म्याऊ म्याऊ करती है। लेकिन इस स्टेज में वो चीज़ों को समझने लगती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि केवल विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति ही केंद्रीयकरण कहलाती है। और उसके बाद संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। वही चीज़ जो हमने अभी आपको बताई कि आप 2 ग्लास ले लीजिए, दोनों में बराबर मिल्क ले लीजिए, और तब भी बच्चा क्या करेगा, जो बड़ा ग्लास होगा उसी की तरफ हाथ करेगा, ना कि छोटे ग्लास की तरफ। आपके यहाँ इस एज के बच्चे हों, आप ये करके देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि देखिए इसको स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्थूल मतलब जो हमें दिखाई देता है, यानी अब क्या है, अब स्टेज में यानी 7 से 11 वर्ष की स्टेज में क्या है कि बच्चों को जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो चीज़, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक को 2 वस्तुओं के मध्य अंतर करना, तुलना करना, समानता बताना, सही गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। यानी कि अभी देखिए जो हम स्टेज अभी पढ़ रहे थे, यानी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो चीज़ उस अवस्था में बच्चों को नहीं आ रही थी, यानी कि देखिए मुद्रा, संप्रेत्य, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता उसमें नहीं थी, केंद्रीकरण की समझ उसमें नहीं थी, संरक्षण की उसमें नहीं थी समझ। अगर वो बड़ा ग्लास देखेगा, बड़ा है तो मतलब उसमें ज़्यादा है, ये चीज़ वो समझ रहा था। उसमें ये समझ नहीं थी कि बड़ा तो है लेकिन छोटे ग्लास में और बड़े ग्लास में बराबर मात्रा में मिल्क है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रहा था। लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आता है तब चीज़ों को समझ जाता है कि छोटा ग्लास है और बड़ा ग्लास है, मात्रा तो बराबर ही है, तो वो कोई सा भी ग्लास ले लेगा। अब उसकी समझ में ये चीज़ें आने लगी हैं और ये भी अब समझने लगा। जैसे इस स्टेज में भी क्या समझ रहा था कि बच्चा ये समझ रहा था कि 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक पूंछ है,
तो मतलब कुत्ता होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ा, उसने बिल्ली को देखा, इसी तरह गाय को देखा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसका सामाजिकरण होता जाएगा, तो चीज़ों को वो देखता जाएगा। तब उसके समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि 4 पैर तो होते हैं, 2 आंखें तो होती हैं, एक पूंछ भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कुत्ता हो, ज़रूरी नहीं वो बिल्ली हो सकता है गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकता है। तो इस तरह से अब इस अवस्था में बच्चों को ये चीज़ें समझ में आने लगी। और देखिए, इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना सीख पाता है। अभी देखिए क्या था कि इस अवस्था में बच्चे आकार में तो रख लेते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ इतना नहीं रहता है कि ये जैसे आप पहले क्या दोनों को मिला के साथ में चलते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये चीज़ समझ जाता है। जैसे देखिए, बड़ी चीज़ है तो उसको लाइन से लगा देगा, छोटी चीज़ है तो वो जानता है कि ये बड़ी है चीज़, ये छोटी चीज़ है। इन सब चीज़ों में वो अंतर करने लगता है। उसके बाद है इस अवस्था में आपलटावी, जीवांत, मुद्रा, भार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता कॉन्सेप्ट का ग्रुप आ जाता है। यानी कि अभी जो एज थी, यानी कि 2 से 7 वर्ष, उसमें ये सब चीज़ें नहीं आ रही थी। उसको 5 और 6 बताया जाएगा तो वो 11 बता देगा, लेकिन 6 और 5 बताया जाएगा तो मतलब 6 प्लस 5 बताया जाएगा तो वो 11 नहीं बता पाएगा। यानी आपलटावी का ज्ञान उसे नहीं था। लेकिन अब उसे क्या हो गया, अब उसे आपलटावी का ज्ञान भी हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, आगमनात्मक तर्क करना, या भी इसी अवस्था में आ जाती है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी कि जब उदाहरण उसको बताए जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, तो उसमें तर्क करने लगता है। तो इस किस एज में हो जाता है, तो ये 7 से 11 वर्ष की एज में हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इससे पहले क्या था, तो उदाहरण दिए जाते थे, उसके बाद नियम बताए जाते थे, यही तो था। और देख लेते हैं, देखिए और भी हम समझ लेते हैं। इस अवस्था में बालक दिन, महीना, तारीख, वर्ष आदि बताने के योग्य हो जाता है। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक केवल मूर्त वस्तुओं का चिंतन कर पाता है। यानी कि देखिए क्या था कि इस स्टेज में अब बच्चा क्या है, जो महीने हैं, जैसे दिन है, वो बता ले जाएगा, आराम से बता ले जाएगा। तारीख आज कौन सी है वो भी बच्चा बता ले जाएगा, क्योंकि उसकी एज 7 से 11 वर्ष हो चुकी है, वो ये सब चीज़ें बता ले जाएगा। और इसमें मूर्ति चिंतन की अवस्था इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक केवल मूर्त वस्तुओं का चिंतन कर पाता है। अब समझ लेते हैं औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 15 वर्ष। तो इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। यानी कि क्या है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और निगमनात्मक तर्क करना, यानी इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पहले इसमें नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण। यानी निगमनात्मक में क्या होता है कि पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण, और बच्चों को ये ज्ञान हो जाता है। वो क्या करता है, वो इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। यानी कि उसको पहले जैसे टीचर क्या करती है, जैसे आप क्लास में पहले बच्चों को जब पढ़ा रही थी तो गमला साथ में ले गई, मान लीजिए पौधे के बारे में पढ़ाना है तो गमला साथ में लेके गई और उसके बारे में बताया कि ये पौधा है, ये हरे रंग का होता है और इसके ये तने होते हैं, इसमें फूल निकलते हैं, फूल हमारे इस काम आते हैं, पौधा हमारे इस काम आता है, ये इस रंग का होता है, इसकी जड़ें हैं तो ये इस काम आती है, पौधे को आधार देती है, इस तरीके से पौधे को दिखा के। लेकिन अब जब बच्चा किस एज में आ गया, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 15 वर्ष में आ गया, तो अब बच्चे ऐसा तो है नहीं कि आप बड़ा सा पेड़ लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं, या आप ट्रैफिक के बारे में बच्चों को बता रहे हो तो ट्रैफिक आप कहाँ से लाओगे। लेकिन जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होगे तो बच्चा उस जगह पे अपने माइंड को लेके जाता है, वो समझ जाता है कि हाँ ऐसे हम गए थे, वहाँ पे गए थे, चौराहे पे ऐसा था, वहाँ पे ट्रैफिक थी, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, वहाँ पे रेड लाइट जल रही थी, इसलिए वहाँ पे सब लोग रुके हुए थे, वो चीज़ों को जान जाएगा। अब पौधे के बारे में पढ़ाना है तो आप उससे पूछ ले कि आपके आसपास में कोई पेड़ लगा है, हाँ भाई अमरूद का पेड़ लगा है, अच्छा भाई लगा है, तो उसमें अमरूद कभी आपने खाया है, हाँ खाया है, तो उसकी जो जड़ें होती हैं तो वो किस काम आती हैं, या उसके जो पेड़ की जड़ें हैं उसका क्या कार्य है, तो बच्चे बता ले जाएंगे क्योंकि उनको अब ये ज्ञान हो चुका है।
तो वो कि पानी हमारे पौधे को वो पानी मतलब जो जड़ें हैं वो पानी देती हैं, इस तरीके से वो चीज़ों को बता ले जाएगा। क्योंकि देखिए ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। अब इसमें बच्चा ये सब चीज़ें समझ गया है। उसमें और देख लेते हैं, बालक का सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 15 वर्ष की स्टेज में होता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो कौन सी एज है, या मतलब क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है। तो आपको आंसर देना होगा 2 से 7 वर्ष। या आपकी ये अवस्था पूछ ली गई, या संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक है, तो आपकी 0 से 2 वर्ष, है ना। उसके बाद इसमें जो 4 अवस्थाएं होती हैं उनके नाम बताएं। तो चारों अवस्थाओं के जैसे संवेदी गामक अवस्था हो गया आपका, पूर्व क्रियात्मक अवस्था हो गया आपका, उसके बाद आपका हो जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसे अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं, यानी अनौपचारिक क्रियात्मक अवस्था, और फिर उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इस तरह से आपके हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन और भी इसमें से पूछे जाते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपलटावी का सिद्धांत बच्चे कब समझ जाते हैं, या आपलटावी का जो नियम है वो बच्चे कब समझ जाते हैं। तो आपको पता है कि 7 से 11 वर्ष की एज में बच्चे समझ जाते हैं। तो ये कौन सी एज हो जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या आपलटावी का सिद्धांत बच्चे किस एज में नहीं जानते हैं? तो आपको पता है कि जो बच्चे 2 से 7 वर्ष के होते हैं वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, क्योंकि शैक्षिक महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा ही के लिए जब शैक्षिक महत्व होगा तभी तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग देख लेते हैं कि देखिए फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में खोजी प्रवृत्ति को अधिक बल दिया है। उसके बाद हो जाता है पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम बालकों को मस्तिष्क के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। अब यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने बताई है कि जब जैसे कि पाठ्यक्रम होगा तो बच्चों के अकॉर्डिंग तो होगा कि बच्चे छोटी एज के हैं और उनका पाठ्यक्रम बड़ा हो तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों को करके सीखना, बच्चों को अच्छा परिवेश देना, अच्छा माहौल देना, अच्छा वातावरण देना, बच्चों को सिखाना। उनके लिए पुस्तक मायने नहीं रखती है, उनके लिए बच्चे के जैसे कि बच्चों को एक अच्छा माहौल देंगे तो बच्चा अपने आप से चीज़ों को सीखेगा। और ये भी होता है बाल केंद्रित शिक्षा में कि बच्चे का जो चीज़ मन कर रहा है, जैसे पहले क्या था उन पे थोपा जाता था कि आपको यही पढ़ना है तो बच्चे वही पढ़ते थे चाहे उनका मन करे या ना करे। अब ऐसा कि बच्चे ने अगर कह दिया कि हमें ये चीज़ पढ़नी है तो बच्चों को वही चीज़ आप पढ़ाएं, वही चीज़ आप सिखाएं। इस तरह से हो जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा सबसे बेस्ट कौन सी होती है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इस तरह से। तो बाल केंद्रित ये आपका खैर क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद देखिए पियाजे ने शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का समाधान करना चाहिए। तो जी हाँ, क्योंकि बच्चों के बारे में शिक्षक को समझना चाहिए। अगर बच्चे को कोई समस्या है तो उसका समाधान शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को हमेशा पाड़ बनकर कार्य करना चाहिए, मार्गदर्शक बनकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि देखिए शिक्षक क्या है, शिक्षक बच्चों को सिखाता है। यानी कि ये नहीं है कि जैसे बच्चे को बता रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया 2 + 2 4 हो गए, नोट कर लो, ऐसा नहीं। बच्चों से पूछो 2 और +2 तो कितने होते हैं, जब बच्चा बताएगा करके तो 4 होते हैं, तब आप उसे ये चीज़ मानेंगे कि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है। दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि जैसे अध्यापक हैं, अब मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे को नहीं आ रही है, आपने क्या किया, वो बुक लेके आया या नोटबुक लेके आया और आपने उसको फटाफट करके फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सारे स्टेप करके और आंसर करके दे दिया। ऐसा नहीं है,
उसको आप बताएंगे कि अगर एक स्टेप उसने कर लिया, दूसरा स्टेप में वो अटक रहा है, मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, वो फर्स्ट स्टेप उसने कर लिया, सेकंड स्टेप में वो अटक रहा है, तो आपको सिर्फ सेकंड स्टेप बताना है कि तुम इस तरह से अगर कर पाओगे यानी कर लोगे तो क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने उसको सेकंड स्टेप बता दिया, यानी उसको सिर्फ करना बताया, आपने करके नहीं दिया, उसके बाद उसने किया और उसका आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद देखिए जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा के रूप में बताया है। अब देखिए स्कीमा के बारे में समझ लेते हैं। स्कीमा यानी देखिए मानसिक संरचना के व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। यानी कि देखिए स्कीमा मतलब क्या होता है, देखिए स्कीमा मतलब ये होता है कि जो काम यानी मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वो उसका प्रयोग करके किसी विषय के लिए एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे क्या होता है, जैसे विद्यालय जाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मॉर्निंग के क्रियाकलाप होते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, बैग तैयार करते हैं कि हमें ये चीज़ लेके जानी है, तो ये रोज़ का होता है, ये रोज़ करना होता है। फिर उसके बाद विद्यालय जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर उसके बाद में यही होमवर्क करते हैं। तो इस तरह से जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो स्कीमा कहलाती हैं, यानी कि माइंड में पहले से वो चीज़ फिट है कि हमें रोज़ वही कार्य करना है, यानी कि रोज़ रोज़ वही हम दोहराते हैं या हमें दोहराना है, तो इस तरह से स्कीमा हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में समझ लेते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं करता है, जो कि दो प्रकार की होती है। अनुकूलन की प्रक्रिया जन्मजात होती है, ये जीन पियाजे जी ने कहा है। यानी देखिए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यही तो अनुकूलन होता है। कि जैसे क्या होता है कि बच्चा जिस माहौल में होता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, जैसा भी है, जो भी है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है, जैसा भी है हमने अपने आप को ढाल लिया। या जो और जगहों के लोग हैं, कहीं पे ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को इसके अनुसार ही ढाल लिया और वहाँ पे वो रहने लगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने आप को वहाँ पे ढाल ना पाए तो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर ठंडी एरिया में जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्दी 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने वर्षा होती है, और जहाँ पे कभी गर्मी नहीं पड़ती, सिर्फ सर्दी ही सर्दी पड़ती है, और हम लोग वहाँ पे जाएं तो क्या होगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को वहाँ के अनुकूल ढाला ही नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे इस वातावरण यानी इस यहाँ के जैसा कि यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ का जैसा अनुकूलन है, उसके अनुसार अपने आप को ढाला है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से रह पाते हैं, अपने आप को ढाल लिए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद देखिए आत्मीकरण, सम्मिलन, समावेशीकरण या सात्वीकरण। तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को सम्मिलित कर लेना आत्मीकरण कहलाता है। यानी कि हमें जो पहले से ज्ञान है और उसमें हमको पहले के ज्ञान को नए ज्ञान में सम्मिलित कर लेना क्या कहलाता है, तो आत्मीकरण कहलाता है। यानी कि हमें जैसे 2 का टेबल आता है तो पहले क्या होगा, 2 का टेबल यानी 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद जो बच्चे हैं जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, अब उसी के अकॉर्डिंग कि 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब जब उसको 3 का पहाड़ा याद करना होगा तो उसको इतना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पहले से पता है कि 2 एक यानी 2 एक कम 2। तो अब यहाँ पे 3 एक कम 3, तो 3 एक कम यहाँ तक तो उसको आता है, और 3 ही होता है, 3 दूना 6। अब उसको ये चीज़ देखनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पहले जो ज्ञान है उस ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, तो आत्मीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए समायोजन, तो समंजन, इसमें समंजन बच्चा नए ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान में संशोधन करके उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है, इसे ही समायोजन कहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक हो गया आपका जीन पियाजे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, ये कौन थे, और उसके बाद इनका जो सिद्धांत है और कौन कौन नामों से जाना जाता है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। उसके बाद इनका जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके बारे में देखा। इसमें देखिए संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं को देखा। इनको डिटेल में हम लोगों ने जाना। उसके बाद देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा में अगर किसी चीज़ का महत्व नहीं होगा तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी, इस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद देखिए अनुकूलन को देखा, आत्मीकरण को देखा, समायोजन को देखा। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।